नमस्कार साथियों, विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में मध्यकालीन भारत के इतिहास से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण राजवंश सैयद वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। हम मुख्य रूप से 3 बातें समझेंगे। पहला, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान के बारे में। दूसरा, शासनकाल में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के बारे में। और तीसरा, इस वंश का अंत कैसे हुआ और अंतिम शासक कौन था। एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए यह टॉपिक बहुत स्कोरिंग है। दोस्तों, इस स्लाइड में पूरे सैयद वंश का एक खाका तैयार किया गया है। इनका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला था। ध्यान दीजिए, केवल 37 वर्षों का शासन, लेकिन इसमें 4 मुख्य शासक हुए। पहले थे खिज्र खान, जिन्होंने 1414 में इस वंश की स्थापना की। ये खुद को सुल्तान नहीं मानते थे, बल्कि रैयत आला कहलाना पसंद करते थे, और ये तैमूर लंग के बेटे शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। दूसरे शासक थे मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से 1434 तक शासन किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। इनके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे, जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। तीसरे शासक मोहम्मद शाह थे, जो 1434 से 1445 तक रहे। ये एक कमजोर शासक साबित हुए। और अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्होंने 1445 से 1451 तक गद्दी संभाली। इन्होंने अपनी मर्जी से दिल्ली की सत्ता बहलोल लोदी को सौंप दी और खुद बदायूं चले गए, जिससे लोदी वंश की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। चलिए खिज्र खान के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अक्सर छात्र यहाँ गलती करते हैं। वो इन्हें एक आम शासक मान लेते हैं, लेकिन खिज्र खान ने खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। इसलिए ही इस वंश का नाम सैयद वंश पड़ा। इनका उदय कैसे हुआ? ये फिरोज शाह तुगलक के समय में मुल्तान के सूबेदार थे और बाद में मशहूर आक्रमणकारी तैमूर लंग के सेनापति बन गए। खुश होकर तैमूर ने इन्हें लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की। रैयत आला का मतलब होता है एक प्रतिनिधि या मैनेजर जो असली मालिक की तरफ से काम करता है। इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए, बल्कि तैमूर के बेटे शाहरुख खान और पुराने तुगलक राजाओं के नाम पर ही सिक्के चलवाए। 20 मई 1421 को इनकी मृत्यु हो गई। खिज्र खान के बाद उनका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, जिसने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपने पिता की तरह प्रतिनिधि बनकर रहना पसंद नहीं किया, बल्कि खुद को सुल्तान और शाह घोषित किया। इसने अपने सिक्कों पर नायबे अमीरुल मोमिनीन लिखवाया था। दोस्तों, मुबारक शाह को सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक माना जाता है। इसके शासनकाल की 2 सबसे बड़ी बातें याद रखिएगा। पहली, इसने मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर बसाया था, और दूसरी, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार इसने हिंदुओं को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था, जो इसकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही नाम की किताब लिखी थी। दुर्भाग्य से इसके अपने ही वजीर सरवरुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी। अब बात करते हैं सैयद वंश के पतन की। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर आए। इनका असली नाम फरीद खान था और इनका समय 1434 से 1445 ईस्वी तक रहा। इनके समय में एक बड़ा संकट तब आया जब मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह की मदद की और जान बचाई। खुश होकर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना बेटा मान लिया और उसे खाने खाना यानी मुख्य सेनापति की सबसे बड़ी उपाधि दे दी। इसके बाद 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा।
ये सैयद वंश का सबसे अयोग्य और अंतिम शासक साबित हुआ। इसका अपने ही वजीर हामिद खान से बड़ा विवाद हो गया, जिसके डर से ये दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया। यहीं से सैयद वंश के हाथों से सत्ता पूरी तरह खिसक गई। साथियों, सत्ता का यह हस्तांतरण इतिहास में बहुत अनोखा है। अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सुल्तान था, वो दिल्ली छोड़कर बदायूं पलायन कर गया। इसके जाते ही दिल्ली की सत्ता उसके वजीर हामिद खान के हाथों में आ गई। हामिद खान ने कुछ समय तक प्रशासन संभाला, लेकिन फिर उसने पूरी सत्ता बहलोल लोधी को सौंप दी। इस तरह बिना किसी खून खराबे के सैयद वंश का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश यानी लोधी वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया? सही उत्तर है लोधी वंश। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को प्रारंभिक काल से शुरू करके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों, हम जानते हैं कि संस्थापक खिज्र खान थे, यानी सबसे पहले आएगा। उसके बाद उनका बेटा मुबारक शाह बी, फिर मोहम्मद शाह डी और सबसे अंत में अलाउद्दीन आलम शाह ए। तो सही क्रम होगा सी, बी, डी, ए। इसलिए यहां विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 3, खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? उत्तर है मुबारक शाह। अभ्यास का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 4, तारीख मुबारक शाही, जो दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का वृत्तांत है, इसके लेखक कौन थे? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस किताब में मुबारक शाह के शासन की जानकारी मिलती है और इसके लेखक उनके दरबारी इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी। साथियों, क्लास को खत्म करने से पहले इस माइंड मैप से हम पूरे सैयद वंश को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले खिज्र खान, जो इस वंश के संस्थापक थे और इनका समय 1414 से 1421 तक रहा। इसके बाद मुबारक शाह गद्दी पर आए, जो 1421 से 1434 तक रहे और इस वंश के सबसे योग्य शासक माने जाते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 तक, और अंत में अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 से 1451 तक रहे और इस वंश के अंतिम शासक थे। इन्हीं के बाद दिल्ली पर लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो साथियों, ये था सैयद वंश का पूरा इतिहास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आगे भी ऐसी ही बेहतरीन और टू द पॉइंट क्लासेस के लिए हमारे चैनल विजडम विद बलराम को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।